नेक्स्ट है हमारे पास प्रिविलेजेस ऑफ सोसाइटीज़। तो सोसाइटीज़ टू बी बॉडीज कॉरपोरेट, कॉरपोरेट की तरह ये काम करेंगे, ठीक है। एक बंदे की फुल ऑनरशिप नहीं होती कॉरपोरेट में। द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ सोसाइटी शैल रेंडर इट अ बॉडी कॉरपोरेट बाय नेम अंडर विच इट इज़ रजिस्टर्ड विद परपेचुअल सक्सेशन, यानी ये कंटिन्यूसली चलेगी। एंड कॉमन सील, ये किसी जिस तरह डिपार्टमेंट नहीं होता उसी तरह चलेगी। और फिर इसके खिलाफ केस भी हो सकते हैं, ये यूनिट का दर्जा रखती होगी, और ये भी किसी के खिलाफ केस कर सकेगी फिर, ठीक है। प्रायर क्लेम ऑफ सोसाइटी, प्रायर क्लेम ऑफ सोसाइटी क्या है कि अगर सब्जेक्ट टू एनी प्रायर क्लेम ऑफ गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू और एनी मनी रिकवरेबल एज लैंड रेवेन्यू और ऑफ अ लैंडलॉर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट और एनी मनी रिकवरेबल एज रेंट। सोसाइटी के अंदर जो चीज़ें हैं उन पर गवर्नमेंट का अगर कोई चार्ज, कोई लैंड एरियर वगैरह या लैंड रेवेन्यू ड्यू है तो वो पहले जो है उसको प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक है। अगर कोई रेंट है तो उसको प्रायोरिटी मिलेगी। सोसाइटी का हिस्सा वो एसेट बनेगा, लेकिन ये वाली जो लैंड रेवेन्यू एरियर है या रेंट के एरियर है तो ये प्रायोरिटी के साथ पहले वो मेंबर जो है वो जमा करवाएगा। एनी डेट आर आउटस्टैंडिंग डिमांड ओइंग टू अ सोसाइटी बाय अ मेंबर और पास्ट मेंबर, तो सोसाइटी पर या सोसाइटी की जो ज़मीन है उसके ऊपर अगर कोई लाइबिलिटी बनती है या कोई आउटस्टैंडिंग कोई जो है वो बकायाजात बनते हैं, कोई डिमांड है, या फिर इन केस ऑफ सोसाइटी ऑथराइज्ड अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ 34, तो 34 में भी कुछ लोन्स वगैरह की बात होगी, ठीक है। तो लोन वगैरह अगर कमेटी सोसाइटी लेती है तो ओपान क्रॉप्स या फिर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, अब यहाँ से हमने लोन वापस करना है या फिर कोई और जिम्मेदारी है सोसाइटी पर वो वापस करनी है सोसाइटी की लैंड वगैरह पर, तो इसके मेंबर्स जो हैं उन सब पर सच मेंबर, पास्ट मेंबर या नॉन मेंबर upon any cattle या फॉर कैटल या एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल इम्प्लीमेंट, किसी भी किस्म की चीज़ को जब वो उससे प्रोडक्शन लेंगे तो सबसे पहले वो गवर्नमेंट के ड्यूज़ वगैरह क्लियर करेंगे। इसकी थोड़ी सी समरी भी है कि गवर्नमेंट प्रायोरिटी लैंड रेवेन्यू सबसे पहले, उसके बाद लैंड लॉर्ड की प्रायोरिटी या रेंट ड्यूज़ फर्स्ट होंगे, फिर अगली चीज़ें उठाई जाएंगी सोसाइटी के बिहाफ पर, ठीक है। यानी इसका सादा सा मतलब ये बनता है कि सोसाइटी अगर कोई प्रॉफिट वाला काम कर रही है तो उस प्रॉफिट में से लैंड एरियर सबसे पहले लिए जाएंगे, ठीक है। वो बेशक किसी पास्ट मेंबर, वो मेंबर छोड़ चुका है और सोसाइटी ने उस लैंड को ओन कर लिया हुआ है और मेंबर ने छोड़कर अपनी जगह पे नया मेंबर ऐड करवा लिया हुआ है, तो ये ऐसा नहीं होगा कि इस बंदे के ऊपर कोई लाइबिलिटी थी गवर्नमेंट की, अब वो सोसाइटी का हिस्सा बन गई है, वो उसकी प्रॉपर्टी, तो सोसाइटी कहे कि वो तो बंदा ही चला गया, हम पैसे क्यों दें। नहीं, सोसाइटी फिर उस लिहाज से पहले वो ड्यूज़ क्लियर करेगी और फिर रेंट अगर होगा वो क्लियर करेगी। उसके बाद जनाब वाला जो है वो लोन वगैरह, ठीक है, और प्रोड्यूस के ऊपर को लोन लिया तो वो होगा, फिर कैटल और बाकी फर्स्ट चार्ज, किसी भी किस्म का लोन या जो ड्यूज़ हैं गवर्नमेंट की तरफ से या किसी और पर्सन की तरफ से, वो सबसे पहले दिए जाएंगे। फिर सोसाइटी की तरफ कोई जो परसेंटेज बचेगी 20, 30, 40, 60 जो भी, वो फिर सोसाइटी का हिस्सा होगी। लेकिन यहाँ पे यह है कि अगर किसी बंदे को पता नहीं था तो उसने कोई चीज़ परचेज़ कर ली है, इन सारी ड्यूज़ जो हैं इनको क्लियर करने से पहले, तो सोसाइटी के लिहाज से तो हम सोसाइटी को तो जिम्मेदार समझते हैं, लेकिन उस बंदे को बोनाफाइड जो परचेज़र है उसको हम फिर कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि उसको तो पता नहीं था कि ये वाला कानून इस तरह से चलेगा कि पहले गवर्नमेंट के ड्यूज़, फिर रेंट, फिर लोन्स, ये सारी चीज़ें क्लियर करके फिर सोसाइटी के हिस्से में यानी सोसाइटी के मेंबर्स के हिस्से में कोई चीज़ आएगी।
नेक्स्ट है हमारे पास चार्ज एंड सेट ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर और इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स। अगर सोसाइटी चार्ज ऑन शेयर, सोसाइटी में एक पर्सन है, उसका 2% शेयर है, ठीक है, उसके ऊपर कोई प्रॉफिट आया है, लेकिन दूसरी तरफ उसी के ऊपर कोई सोसाइटी की लायबिलिटी, कोई जिम्मेदारी भी थी, तो सोसाइटी जो है उसको ये नहीं कहेगी कि ये अपना 20% हमने दबा के रख लिया है, लेकिन आप अलग से अपना जो है वो लायबिलिटी पे करें। वो इसमें से कटौती कर लेगी और डायरेक्टली सेट ऑफ कर देगी, मे सेट ऑफ एनी सम क्रेडिटेड और पेएबल टू ए मेंबर, जो भी पेएबल होगा उसको सेट ऑफ यानी डायरेक्टली एडजस्ट कर सकती है। ये हो गया। अच्छा, उसके बाद है शेयर्स और इंटरेस्ट नॉट लायबल टू अटैचमेंट। कुछ शेयर्स ऐसे होंगे जिनको सोसाइटीज़ के अंडर एक्सरसाइज किया जा रहा होगा, वो किसी कोर्ट में या किसी और लिहाज से किसी और केस में अटैच यानी बालाए दस्त हो के फ़रोख्त नहीं किए जा सकते। जिस तरह हम लैंड रेवेन्यू एक्ट जब हम पढ़ते थे तो हमने देखा था कि किसी भी चीज़ की सेल जो है वो सरकार कर सकती थी। यहाँ पे जो चीज़ सोसाइटी के अंडर आ गई है और जब सोसाइटी के अंडर आई है तो सोसाइटी ने उसके ऊपर एग्रीमेंट्स वगैरह जो भी करने हैं या जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो तय कर ली हैं, तो अब सोसाइटी को प्रोटेक्ट कर दिया गया है। तो कराची डिवीज़न का एक एक्ट है और उसके बाद प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट है। कोई भी मेंबर अगर कहीं पे पकड़ा जाता है तो जो प्रॉपर्टी उसने सोसाइटी के साथ ऐड करवाई हुई है वो किसी और केस में बालाए दस्त होकर फ़रोख्त या अटैच नहीं हो सकती। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेथ ऑफ मेंबर, इसमें यह कि अगर कोई मेंबर था सोसाइटी का, उसकी डेथ हो गई है, तो सबसे पहले तो प्रायोरिटी देंगे जो उसने नॉमिनेट किया बंदा। दूसरा होगा अगर वो नॉमिनेट नहीं कर सका तो जो उसके जो वरसा हैं या फिर उसके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनमें से हम बंदा सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और अगर एक से ज़्यादा वरसा हैं तो हम बराबर तकसीम कर देंगे। और जो हम फंड्स वगैरह या फिर जो इंटरेस्ट वगैरह या जो प्रॉफिट वगैरह ट्रांसफ़र करेंगे हम, यानी ये कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट वाले सोसाइटी से करवाएंगे, वो फिर फाइनल होगा, उसको बार बार कोई और बंदा क्लेम नहीं कर सकेगा। इसकी आप रीडिंग कर लीजिएगा, ये समरी मैंने आपको बता दी है। अच्छा, लाइबिलिटी ऑफ पास्ट मेंबर, एक बंदा था वो सोसाइटी का मेंबर बन गया, उसके ऊपर कुछ लाइबिलिटी या जिम्मेदारियां पड़ गई, फिर वो मेंबर नहीं रहा। 2 साल तक किसी बैंक से अगर सोसाइटी ने लोन लिया है तो वो बंदा बराबर का जिम्मेदार होगा। 2 साल के बाद उससे ये जिम्मेदारी हट जाएगी। अच्छा, ये तो 2 साल हो गए ना। अगर जिंदा बंदा है, अगर कोई बंदे की डेथ हो जाती है फिर भी 1 साल तक उसके ऊपर वो जो द स्टेट ऑफ अ डिसीज्ड मेंबर शेल बी लायबल, जो उसकी स्टेट थी, जो उसकी प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर जो लायबिलिटीज़ बनती हैं उसकी डेथ के 1 साल बाद तक भी जारी रहती हैं। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी की लायबिलिटी ख़त्म हो जाती है। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, a register or list of members or shares kept by any society shall be prima facie evidence, यानी बज़ाहर होता है, बज़ाहर एविडेंस होगा ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकुलर एंटर्ड देयरइन। तो बज़ाहर हम यही समझेंगे कि जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं जो वो फैक्ट्स हैं। द डेट एट विच द मेंबर ऑफ एनी पर्सन वाज एंटर्ड, जब वो एंटर हुआ इन सच रजिस्टर और लिस्ट एज मेंबर, तो वो तब से मेंबर है, ठीक है। द डेट एट विच एनी सच पर्सन सीज टू बी मेंबर, तो जो डेट्स वहाँ पे लिखी होंगी बाजार हम उनको फाइनल समझेंगे, ठीक है। और ये चीज़ें उस रजिस्टर में मस्ट होनी चाहिए। शैल बी प्राइमा फेशी एविडेंस,
वहाँ पे ये एविडेंट होनी चाहिए। एडमिसिबिलिटी ऑफ कॉपी ऑफ एंट्री एज एविडेंस, ये जो सोसाइटी के लिहाज से सोसाइटी ने कोई मोहर बनाई हुई होगी, सोसाइटी ने कोई उनकी स्टैम्प कोई सिग्नेचर का कोई प्रोसेस होगा ना, तो उसमें जो सर्टिफाइड कॉपी होगी उसको हम केसेस में या इधर उधर अदालतों में ओरिजिनल के बराबर तस्वर करेंगे। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात इक्वल टू ओरिजिनल होगी, ये होगी। दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट अगर कहे कि कोई भी उस सोसाइटी जो है, जब तक वो सोसाइटी किसी केस में मेंबर ना हो, अपना रिकॉर्ड अदालत में ना दे। क्या मतलब? एक सोसाइटी है ये, इसका एक ये मेंबर है, इसके ऊपर कोई केस है उसने कहा जी वो पैसे मैंने सोसाइटी को दे दिए थे। जब तक अदालत ना कहे कि सोसाइटी अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आए, तब तक ये बंदा सोसाइटी को कंपेल नहीं कर सकता कि भाई आप हमें डॉक्यूमेंट्स दें, मैंने अदालत में जमा करवाने। वो ये कह सकता है अदालत खुद मंगवा लें, कि गवर्नमेंट की डायरेक्शन इस बारे में आ सकती है। एग्जेम्पशन है फ्रॉम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट रिलेटिंग टू शेयर्स। ये वही चीज़ें, कुछ आपके आपसी जो शेयर्स होते हैं वो कहीं पे हमें कंपेल नहीं किया जा सकता कि उनको हम कहीं पे जमा करवाएं। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक ज़मीन जो है 4 लोगों में तकसीम हुई है, तो वो जो इसकी तकसीम का इंस्ट्रूमेंट था वो सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन के वक़्त जमा करवाना ज़रूरी नहीं है। आप अपनी फ़र्द जमा करवाएं अगर ज़रूरी है, या जो चीज़ सोसाइटी ने प्रेस्क्राइब की है कि ये ज़रूरी है वो जमा करवाएं, बाकी वाला रिकॉर्ड जो है वो जमा करवाना ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा अगर मुनाफे के लिहाज से कोई सर्टिफिकेट्स फाइनेंस के या मुशारका कहते हैं मिलकर कारोबार करना, उसका सर्टिफिकेट मुदारबा भी इसी किस्म का है कि कुछ क्रेडिटर होते हैं, कुछ वर्कर होते हैं, वो मिलकर कुछ काम करते हैं एक फ़िक्स प्रॉफिट के लिहाज से। तो इस तरह का कोई अंदरूनी कारोबार जो हो रहा है उसका हर किस्म का सर्टिफिकेट वहाँ पे जमा करवाना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है? एनी इंडोर्समेंट ओपन और यानी ट्रांसफ़र वगैरह के ऊपर कोई और सर्टिफिकेट अगर जारी होता है तो वो भी हम रजिस्ट्रेशन के वक्त, एग्जेम्पशन फ्रॉम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, इन सारी चीज़ों को हम इंस्ट्रूमेंट के तौर पे वहाँ पे जाके रजिस्टर नहीं करवाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो चीज़ें ज़रूरी होंगी वो रजिस्ट्रेशन के वक्त मांग ली जाएंगी। अच्छा नेक्स्ट है पावर टू एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। तो ये फेडरल गवर्नमेंट के और फिर पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ जो टैक्सेस वगैरह हैं, अगर सोसाइटी को कोई प्रॉफिट होता है तो उसके ऊपर ये लागू नहीं होंगे। कोई स्टैम्प ड्यूटी वगैरह जो है वो भी इसके ऊपर लागू नहीं होगी। नेक्स्ट 33A है गवर्नमेंट में गिव लोन्स और गारंटी इंटरेस्ट और रिटर्न। गवर्नमेंट जो है वो सोसाइटी को यानी सोसाइटी के मेंबर को विद सच सेफगार्ड एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल इन दिस बिहाफ द गवर्नमेंट मे गिव लोन्स टू सोसाइटीज़, या फिर गारंटी द पेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डिबेंचर्स इशूड बाय देम, या फिर उनके यहाँ पे कोई जो है गारंटी भी दे सकती है। गवर्नमेंट ये सपोर्ट सोसाइटीज़ को कर सकती है।